हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जो आपके इस बार के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और साथ में ऐसा बहुत ही कुछ है जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा एक एनालिटिकल हेल्प करेगा आपको। तो हर एक चीज़ वी डिस्कस टुडे is going to be very important for you. Watch the video till the end. You would yourself realize why today's video is very interesting and also very important. Okay, what is Windsor framework which will replace the Northern Ireland प्रोटोकॉल? तो देखिए, इससे पहले कि हम इसकी टेक्निकलिटीज में जाएं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है वो यही है, विंडसर फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? और फिर ऑफ कोर्स आपको उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे जो भी आपने न्यूज में सुना है रिसेंटली। इस तरह के क्वेश्चंस या तो बहुत ही ईजी हो जाते हैं कि आप उसको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने सुना है, और रिलेटेड टू व्हाट आप एलिमिनेट करके फटाफट से अपने ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो या तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, आइदर यू नो देम और यू डोंट नो देम, है ना? क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो भी ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपके रिसेंटली न्यूज में चीजें चल रही हैं, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन हाइड्रोजन, या फिर इस तरह की कुछ कुछ चीजें, कॉमन बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ बना के देंगे जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो यू नो देम और यू डोंट नो देम, बट इफ यू नो देम इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि विंडसर फ्रेमवर्क क्या है। लेकिन देखिए, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीज। में भी आपके प्रीलिम्स में ये कभी पूछ ले, मे बी आपके इंटरव्यू में ये पूछ ले, क्योंकि ये न्यूज में है। ठीक है, कि यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास मैप्स हैं। ओके, तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्कॉटलैंड जो बिल्कुल नॉर्थ में है, फिर ये इंग्लैंड और वेल्स, तो ये तीनों स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन अब ग्रेट ब्रिटेन को और जब नदर्न आयरलैंड को कंबाइन कर देते हैं तो ये चारों मिलके बनाता है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, याद रखने का तरीका ये है कि यूनाइटेड का मतलब क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सारे यूनाइटेड होंगे। ठीक है, तो वो यूनाइटेड किंगडम में नदर्न आयरलैंड भी आ जाता है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ कोर्स आपको याद रखना पड़ेगा, और याद करना आसान है क्योंकि एक ही लाइन में है। ठीक है, नदर्न आयरलैंड जो है वो थोड़ा दूर है यहाँ से, तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये ग्रेट ब्रिटेन है। नदर्न आयरलैंड के साथ मिला दें तो ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और देखिए, आपको ये भी यहाँ पे मैप में देख लीजिए कि नदर्न आयरलैंड क्या है। नदर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, लेकिन जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है जो बिल्कुल नदर्न आयरलैंड के हमें नीचे दिख रहा है, बिल्कुल साथ दिख रहा है, जिसका लैंड बॉर्डर है इसके साथ, ये नहीं है यूके का पार्ट, ये ईयू का यानी कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ अभी तक समझ आ गया होगा कि ये पोस्ट ब्रेग्जिट, इससे रिलेटेड ये पूरा मामला है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैप आपको अपने ध्यान में रखना है, और साथ ही में ये भी ध्यान रखना है कि इनके बीच में ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है जो ईयू का पार्ट है, और ये यूके है, नदर्न आयरलैंड, और ये सारे बेसिकली यूके ही है। स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, इनके बीच में आयरिश सी है। ठीक है, तो ये आपको अब मैप्स अपने ध्यान में रखिएगा। अब हम पूरा इशू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, व्हाट इज। और एक और चीज आपके प्रीलिम से इंपॉर्टेंट हो सकती है, सिटीज इन न्यूज, तो विंडसर कहाँ पे है, यूके में है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही में यहाँ पे एक और वर्ड है जो हम आगे देखेंगे, ये सिटी कहाँ पे है वो भी याद रखनी है, वो एक्चुअली नदर्न आयरलैंड में है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। The UK government Monday reached a deal with the European Union on post-Brexit trade rules that will govern Northern Ireland. तो देखिए, यहाँ पे विंडसर फ्रेमवर्क क्या करेगा, ये नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि ये नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो था वो काफी दिक्कतें पैदा कर रहा था। किस तरह की दिक्कतें, वो भी हम देखेंगे। तो नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक डील के माध्यम से विंडसर फ्रेमवर्क। ओके, तो ये चीज हम देखते हैं कि क्या ऐसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे जो नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की वजह से हो रहे थे। देखिए, जब यूके ने ईयू को छोड़ा, जिसे हम ब्रेग्जिट कहते हैं, ब्रिटेन की एग्जिट को ईयू से हम ब्रेग्जिट कहते हैं, तो जब ब्रेग्जिट हुआ तो नदर्न आयरलैंड वाज द ओनली पार्ट ऑफ द यूके जो एक लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा था यूके
ईयू के साथ, ईयू के एक मेंबर के साथ जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज नथिंग बट ईयू, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ दिक्कत आई। अब देखिए ईयू और यूके, अब ईयू में कुछ और डिफरेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ और ट्रेड रूल्स हैं, कुछ और कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, अपने अपने प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के तरीके हैं। यूके में बिल्कुल अलग हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस, हर चीज अलग है। तो देखिए ऑफ कोर्स जब यूके से कुछ ईयू में जाएगा, यूके ही है ना, नदर्न आयरलैंड भी तो यूके ही है, नदर्न आयरलैंड से फॉर एग्जांपल आयरलैंड में यानी कि ईयू में कुछ जाएगा तो क्या होगा, हमें कुछ चेक्स चाहिए होंगे, क्योंकि ईयू कैसे, देखिए अगर तो आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तब तो बॉर्डर कुछ होता ही नहीं है, वो बॉर्डरलेस एक यूनियन है, वहां पे कोई चेक वगैरह ऐसा नहीं होता। पर क्योंकि आप अब दूसरा देश बन चुके हैं, एक दूसरा एक कुछ फॉरेन नेशन है, हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है, तो आपको कुछ बॉर्डर पे चेक्स करवाने पड़ेंगे बिफोर योर गुड्स कुड मूव इनटू आवर डोमेन। हाउएवर द टू आयरलैंड्स, लेकिन ये जो आपने मैप में अभी देखा, ये जो मैप में आप आयरलैंड को और नदर्न आयरलैंड को देख रहे हैं जो एक दूसरे के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, इनकी बहुत ही सदियों पुरानी कुछ एनमिटी है, काफी सारी दिक्कतें, काफी सारे क्लैशेस हमने यहाँ पे देखे। दे हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत मुश्किल से यहाँ पे पीस लाया गया था एक 1998 के अग्रीमेंट के माध्यम से, जिसे हम बेलफास्ट अग्रीमेंट कहते हैं, ऑल्सो नोन एज गुड फ्राइडे अग्रीमेंट। अब देखिए ये जो सिटी है ये भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ है, बेलफास्ट इज इन नदर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसके माध्यम से गुड फ्राइडे अग्रीमेंट अगेन आपको याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू जो पीस जो नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में लाया गया था 1998 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चेक्स ले आएंगे बॉर्डर में, तो ये बहुत सेंसिटिव हो सकता है, कोई भी इशू इन्फ्लेमेट हो गए कुछ भी बन सकता है, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो पीस आया था। काफी बहुत नापसंद करते हैं वहां पे लोग एक दूसरे को। ठीक है, तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया था ब्रेक्जिट के टाइम पे ही कि क्या होगा ना, ये जो चेक्स है ना नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बॉर्डर पे नहीं कंडक्ट होंगे, ये बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड के बॉर्डर पे, ग्रेट ब्रिटेन आप समझ रहे हैं, आई वुड टेक यू अगेन टू दैट। हमने देखा कि ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन है और ये पूरा नदर्न आयरलैंड है। ठीक है, अभी हम यूके नहीं देख रहे, हम ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड देख रहे हैं। तो इनके बीच में जो भी आयरिश सी है, ये बीच में है ना, आयरिश सी पे जितने भी पोर्ट्स होंगे इन दोनों के बीच में, वहां पे बेसिकली बॉर्डर चेक हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो यहाँ चेक नहीं हो रहा, ग्रेट ब्रिटेन और इनके बीच में ही सारे चेक हो जाएंगे, ताकि यहाँ पे कोई चेक ना हो, इजी फ्लो हो जाए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल में ब्रेक्जिट के टाइम पे डिसाइड की गई थी। ओके, सो दिस वाज ऑब्वियसली कॉल्ड नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। लेकिन इस प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि ऑफ कोर्स आपको ये बात समझनी है कि नदर्न आयरलैंड जो इट रिमेन्ड पार्ट ऑफ द ईयू सिंगल मार्केट ओनली। ठीक है, तो ईयू का जो सिंगल मार्केट है जहां पे एक ही नॉर्म्स, एक ही सब कुछ चलता है, जो नदर्न आयरलैंड है उसी का पार्ट रहा, यूके का ये पार्ट। ठीक है, एंड ट्रेड एंड कस्टम्स इंस्पेक्शंस ऑफ गुड्स कमिंग फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टुक प्लेस एट पोर्ट्स अलोंग द आयरिश सी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो लेकिन जो चेक्स हुआ करते थे ग्रेट ब्रिटेन और नदर आयरलैंड के बीच में, बहुत ही कम्बर्सम, बहुत ही ज्यादा टीडियस, टाइम टेकिंग, फूड प्रोडक्ट्स पे हो रहे हैं। अब फूड प्रोडक्ट्स तो पेरिशेबल भी हो सकते हैं, अपनी शेल्फ लाइफ ही खो देंगे जिससे पहले की अपनी क्लियरेंस के लिए वेट करते रहे, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ठीक है, और साथ ही में कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज ऐसी थी जो यूके की अलग हैं। ओके, तो दे कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन नदर्न आयरलैंड बिकॉज ऑफ ईयू रूल्स, क्योंकि ईयू की सिंगल मार्केट का ही नदर्न आयरलैंड अभी भी पार्ट है। तो बहुत सारी इस तरह की कॉम्प्लेक्स दिक्कतें आ रही थी। और साथ ही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब आप आयरिश सी पे जो नदर्न आयरलैंड के बीच में और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ये जो चेक्स हो रहे हैं, तो मतलब यूनाइटेड किंगडम का ही तो पार्ट है चारों के चारों। तो आपने क्या कर दिया, यूनाइटेड किंगडम हैज नॉट रिमेन्ड यूनाइटेड इनफ। तो ये बहुत बड़ा एक दिक्कत थी, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। तो इसमें एक लीडर थे डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के, नदर्न आयरलैंड से ये लीडर थे, तो उन्होंने कह दिया कि देखिए ये मतलब बिल्कुल गलत है, हम तो अपने पार्लियामेंट को फंक्शन ही नहीं करने देंगे जब तक ये प्रोटोकॉल, नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, जो हमारी यूनाइटेड किंगडम की यूनिटी को ब्रेक कर रहा है, इसको आप हटा नहीं देते। ठीक है, फिर आता है विंडसर फ्रेमवर्क, जो ऋषि सुनक ने अभी रिसेंटली आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन किया है। ओके, तो विंडसर फ्रेमवर्क अब इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो देखिए विंडसर फ्रेमवर्क के दो क्रूशल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, एक तो होगा ग्रीन लेन, एक होगा रेड लेन। ठीक है, तो एक तो ये सिस्टम है ग्रीन लेन सिस्टम, रेड लेन सिस्टम, यानी कि लेन सिस्टम है, और साथ ही में दूसरा पार्ट है इसका स्टॉर्मोंट ब्रेक।
तो स्टोरमॉन्ट कहाँ है, ये भी नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो ये भी आपको जो सिटी है याद रखनी है, ठीक है। तो अब क्या है, बेसिकली जो ब्रिटिश गुड्स हैं जो नॉर्दर्न आयरलैंड में जा रहे हैं, यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन के जितने भी गुड्स हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड से हो, चाहे वो वेल्स से हो, चाहे वो इंग्लैंड से हो, जितने भी गुड्स हैं वो नॉर्दर्न आयरलैंड में जाएंगे, तो वो ग्रीन लेन में जाएंगे। उसमें कोई बिल्कुल मिनिमल पेपर वर्क होगा, बिल्कुल मिनिमल चेक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत स्मूथ फ्लो होगा, ताकि जो यूनिटी है, द यूनाइटेड किंगडम रिमेन्स यूनाइटेड इनफ। ओके, तो ये चीज स्पेशली क्योंकि देखिए कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे सॉसेजेस, है ना। अब सॉसेजेस क्या है, सॉसेजेस आप जानते हैं मीट प्रोडक्ट है एक, है ना। तो जो ईयू है उनका काफी स्ट्रिक्टर रूल्स हैं एनिमल प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये सारी चीजें, और यूके में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों उनको ईयू के रूल्स यूके के प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई करने। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और साथ ही में यहाँ पे ये सारी चीजें की वजह से जो ग्रीन लेन था इसको स्मूथ बना देगा। अब बाकी लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स यूके से यानी कि आयरलैंड में जाने हैं या रेस्ट ऑफ ईयू में जाने हैं, ओके, तो उनके लिए बेसिकली रेड लेन बना दी गई थी कि वहां पे हो जितने भी चेक्स होने हैं, कस्टम्स जो भी, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट हमने देखा था स्टोरमॉन्ट ब्रेक। स्टोरमॉन्ट ब्रेक क्या है, तो इसका मतलब है कि जो देखिए पहली बात तो स्टोरमॉन्ट क्या है, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग को कहा जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड की, ठीक है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की असेंबली में देखिए बहुत सारे ईयू के ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो मे बी जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो उससे ना खुश हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है, क्या पता ऐसे रूल्स है कुछ ईयू के, क्योंकि अब आप नॉर्दर्न आयरलैंड तो एटलीस्ट ईयू के सिंगल मार्केट का पार्ट है ना। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि वो उनको पसंद ना आए और बड़ी दिक्कत आ रही हो, डे टू डे लाइफ जो है उनकी इम्पैक्ट हो रही हो उन रूल्स की वजह से, तो आप अपोज कर सकते हैं इसको। क्योंकि आपने देखा है ईयू की भी तो एक मेंबर थी ना, ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला, है ना। तो उन्होंने ऑफ कोर्स साइन किया, तो वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे कुछ रूल्स हैं जो पसंद नहीं आएंगे अगर नदरलैंड को, तो आप क्या कर सकते हो, अपोज कर सकते हो। जैसे हम स्टॉर्मॉन्ट ब्रेक लगाना उन रूल्स पे, तो आप क्या करोगे, आप अपने पार्लियामेंट में इसे अपोज कीजिए। 30 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए उस ऑपोजिशन को फ्रॉम एटलीस्ट 2 पार्टीज एंड दिस इज डन, ठीक है। फिर आप पे अप्लाई नहीं होंगे वो रूल्स। तो ये बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट विंडसर फ्रेमवर्क, स्टॉर्मॉन्ट ब्रेक, यूके, ग्रेट ब्रिटेन। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब देखिए हमें एक और आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करना है, एक्सप्लेन्ड सेक्शन का ही, सिसोदिया केस, हाउ द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन वर्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सेल्फ इंक्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपने कल का अगर वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने पूरा मनीष सिसोदिया केस डिस्कस किया था, क्या विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने कहा, क्या चीफ सेक्रेटरी ने कहा था दिल्ली के, फिर उसके बाद क्या सीबीआई ने केस बिल्ड किया, व्हाट एग्जैक्टली द होल इशू इज अबाउट, तो आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। आई वुड लिंक द वीडियो इन दी आई बटन। तो यहाँ पे हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। अब देखिए यहाँ पे चीजें स्कैटर्ड फॉर्म में लिखी हैं। जब हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। ओके, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को रिफ्यूज कर दिया है कि मिस्टर सिसोदिया जो आप ये प्ली डाल रहे हैं अपनी बेल के लिए, वो हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज, आफ्टर अ दिल्ली कोर्ट ऑन मंडे रिमांडेड हिम इन सीबीआई कस्टडी टिल मार्च 4। तो ये बेसिकली सीबीआई की कस्टडी में जो मनीष सिसोदिया जी गए हैं मार्च 4 तक, उसके खिलाफ बेल की प्ली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ सिसोदिया अप्रोचिंग इट डायरेक्टली। तो देखिए आप जानते हैं आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 के तहत ही ये प्ली फाइल की गई थी। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और बहुत कंसेप्चुअल है। अगर आपको ये नहीं पता कि आर्टिकल 32 केवल जब आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तभी इसके तहत आप एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं, तो ये कंसेप्चुअल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इनका कुछ डेफिनेटली फ्रीडम, कुछ फंडामेंटल राइट इम्पिंज हुआ होगा तभी आर्टिकल 32 के तहत ये प्ली फाइल की गई, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा हमारे पास आ गए, जबकि आपको जाना कहाँ चाहिए था, आपको हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए था, क्योंकि सेक्शन 482 जो है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि पहले हाई कोर्ट, जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं पहले उन्हें देखिए, डायरेक्टली हमारे पास क्यों आया। अब आपको लगेगा कि डायरेक्टली तो जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो अंत में आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट के पास जाना था सीआरपीसी के तहत। यू विल गेट टू नो इट, ओके। और ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है।
Special CBI judge M.K. Nagpal had granted CBI Sisodia's custody on the grounds that he failed. तो देखिए बेसिकली CBI को कस्टडी क्यों दी गई है? एक स्पेशल जज होता है, स्पेशल CBI कोर्ट्स होते हैं, ठीक है? तो स्पेशल कोर्ट के उन जज ने CBI को कस्टडी क्यों दी होगी? क्योंकि CBI ने कहा कि देखिए इनकी कस्टडी की जरूरत बहुत ज्यादा है हमें, क्योंकि जो भी हमने इनसे सवालात किए इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए नहीं, तो हम इनको कस्टडी में रखेंगे, तरीके से इनसे बातचीत होगी, तभी हम अपने किसी सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए बेसिकली हमें कस्टडी में चाहिए और कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो कोर्ट को जब मिस्टर सिसोदिया के एडवोकेट ने बोला कि देखिए ये तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ना, और हमारे पास तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 याद कीजिए कि आप खुद के ही केस में खुद के अगेंस्ट एविडेंस नहीं बन सकते, कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको बनने के लिए। तो वो कहाँ गया? अब हम देखेंगे कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का केस क्यों नहीं है, ठीक है? व्हाट इज एन इंडिविजुअल्स राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, आप 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप प्रीलिम्स का, और उसमें देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। पहले के भी PYQs उठा के देखिए तो उसमें ऐसा आता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू का हमने जो जुडिशियल रिव्यू का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है? या फिर एक क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि ये आप समझ रहे हैं राइट, कि हमने DPSP कहाँ से लिया है, हाँ ये आयरलैंड से लिया है, क्या लिया है, ये सारी चीजें आती हैं पेपर में, ठीक है? तो इस तरह से राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये कहाँ से आया है? इसके ओरिजिन्स है रोमन लॉ में, ओके, एंड इवॉल्व्ड एज अ डिस्टिंक्ट राइट इन द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, ओके। फिर उसके बाद एक डिस्टिंक्ट राइट की तरह हमें उभरता हुआ दिखा है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में, इंग्लिश क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इंग्लिश जस्टिस सिस्टम में, ठीक है? अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का फिफ्थ अमेंडमेंट क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड इन एनी क्रिमिनल केस टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो फोर्स किया जा सकता है, ड्यू प्रोसेस लॉ के साथ किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो, ठीक है? तो लेकिन अगर हम देखें अपने संविधान का प्रोविजन देखें, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, एनी, आई सेड एनी, मैंने यहाँ पे क्रिमिनल भी नहीं बोला, ठीक है? एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। द राइट टू बी, देखिए अब आप ये जानते हैं कि कॉमन एक जस्टिस सिस्टम का प्रिजम्पशन होती है कि आप इनोसेंट हैं जब तक आपको गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता, ठीक है? तो इसीलिए जो अगर आपसे कोई इंटेरोगेशन की जा रही है और आप साइलेंट रहते हैं तो बेसिकली वो इसी राइट से, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन से ही आप डिराइव करते हैं, ठीक है? कि आप खुद के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, आप साइलेंट रहना भी चूज कर सकते हैं। The right also ensures that police cannot coerce anyone to confess। तो मतलब पुलिस किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती कि आप अपना क्राइम कन्फेस कीजिए, क्योंकि जैसे उन्होंने क्राइम कन्फेस किया फिर आपने कॉन्विक्ट कर दिया उधर के उधर ही, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये आर्टिकल 20 से ही सब कुछ डिराइव किया जा रहा है। हाउ डज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अप्लाई इन क्रिमिनल केसेस? वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट से हमें पता चलता है कि क्या सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, क्या नहीं है। तो आपको यही याद रखना है। सिंस दी ओनर्स ऑफ प्रूविंग, अब देखिए ऑफ कोर्स जब आपको ये चीज समझ आ रही है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, और मैंने अभी आपको ये कहा कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। आपको जब तक कोई प्रूव नहीं कर देता कि आप गिल्टी हैं तब तक आप इनोसेंट हैं। तो प्रूव करेगा क्यों कौन आपको? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कौन प्रूव करेगा कि आप गिल्टी हैं? स्टेट, प्रोसिक्यूशन, गवर्नमेंट, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। So a person cannot be compelled to testify against himself or share information that might go against him in a trial। इतना तो आपको समझ आ गया। इन द लैंडमार्क 1961 वर्डिक्ट इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीकालू उगाड़, तो यहाँ पे 1961 के एक वर्डिक्ट से हमें पता चलता है जिसमें एक 11 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के बोला था कि देखिए फोटोग्राफ्स ऑब्टेन करना, फिंगरप्रिंट्स लेना, सिग्नेचर्स और थंब इंप्रेशंस लेना, ये वायलेट नहीं करता राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को एक अक्यूज्ड के, ठीक है? तो अगर आपसे सवाल ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वायलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और उसमें एक ऑप्शन है जिसमें फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर्स, थंब इंप्रेशन, जी तो वो ऑप्शन गलत है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेज कि ये तो बहुत बेसिक चीज है। एक डिफरेंस होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू बी अ विटनेस एंड फर्निशिंग एविडेंस के बीच में। अब देखिए एविडेंस तो, अरे आपको प्रूव करना है गिल्टी, तो एविडेंस तो कुछ पुलिस भी इकट्ठा करेगी ना, गवर्नमेंट भी तो कुछ इकट्ठा करेगी, और कैसे प्रूव कर देगी? अपने दिमाग में वो तो कह रही है कि आप गिल्टी हैं, तो ये तो एविडेंस तो लेगी कुछ ना कुछ।
तो वो चीज आपको कोई विटनेस होने के लिए नहीं कह रहा, पर ये चीजें डज नॉट गो अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, इन 2019 सुप्रीम कोर्ट की 2019 यानी कि बहुत ही रीसेंट एक रूलिंग रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें उन्होंने हैंड राइटिंग सैंपल्स को और ब्रॉडन कर दिया, वॉइस सैंपल्स। ठीक है, तो वॉइस सैंपल्स भी हैंड राइटिंग सैंपल्स के अंदर ही आता है, तो मतलब वॉइस सैंपल्स या हैंड राइटिंग सैंपल्स भी दे डू नॉट गो अगेंस्ट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो दूसरा ऑप्शन अगर लिखा है कि वॉइस सैंपल्स एंड हैंड राइटिंग सैंपल्स, तो ये भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाले राइट के खिलाफ नहीं जाते। ठीक है, अब हम देखें अगर अर्लियर इन 2010 इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो 2010 का भी एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए नार्को एनालिसिस टेस्ट जो होता है ना, अगर आप इसको कंसेंट के बिना, अक्यूज्ड के कंसेंट के बिना करते हैं, तो ये एक वायलेशन है ऑफ द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नार्को एनालिसिस पॉइंट 3। ठीक है, हाउएवर ऑब्टेनिंग लेकिन अगेन एक और चीज हमें पता चलती है कि लेकिन डीएनए सैंपल जो है वो आप अक्यूज्ड के आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर एक अक्यूज रिफ्यूज करता है कि मैं सैंपल नहीं दूंगा, तो कोर्ट कैन इंटरवीन और वो सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट का इवोक कर सकते हैं। तो डीएनए सैंपल इज परमिटेड। ठीक है, तो ये भी नहीं जाता आर्टिकल 20 के खिलाफ। तो अब देखिए, अगर मैं आपके लिए दोबारा ऑप्शंस बोलूं और क्वेश्चन बोलूं, विच ऑफ द फॉलोइंग materials or which of the following things listed below violate article 20 clause 3 which is right against self incrimination? Point 1, photographs, fingerprints, signatures, thumb impressions, which is wrong. Point 2, voice samples and handwriting samples, which is again wrong. Point 3, यहाँ पे narco analysis without consent, which is right. This violates self incrimination का right. ठीक है, और point number 4, DNA samples, which is wrong. It again does not violate, it is permitted. Okay, what happened in सिसोदिया's case? तो सिसोदिया जी के केस में क्या हुआ है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। The CBI told special court that it would need, तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको बता दिया है कि कोई आंसर दे ही नहीं रहे, है ना, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें केस तो सॉल्व करना ही है। ओके, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि उनका जो नेचर था, उनका जो रवैया था वो इवेसिव इन नेचर था। व्हाट वाज द रीजनिंग ऑफ द कोर्ट इन हिज ऑर्डर ग्रांटिंग रिमांड? ओके, तो देखिए जब जो स्पेशल कोर्ट था, मिस्टर नागपाल जो जज थे, उन्होंने बोला कि देखिए एक डिफरेंस होता है गिविंग लेजिटिमेट आंसर्स और प्रोटेक्टिंग द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स ना आपको देने पे मजबूर किया जाए, बट स्टिल आप खुद सोचिए, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो तभी हो सकती है ना, एटलीस्ट आप लेजिटिमेट आंसर्स तो दीजिए, कुछ तो क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो वो यहाँ पे लेजिटिमेट आंसर्स वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट स्टिल केस बाय केस बेसिस पे देखा जाएगा। सम ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स आर फाउंड टू हैव, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड द सुप्रीम, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत गए वो प्ली लेके, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं ग्रांट की बेल उनको? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हम इंटरवीन नहीं कर सकते एट दिस स्टेज, हम इस स्टेज पे इंटरवीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यों? विच गिव सिटीजन द राइट टू अप्रोच द टॉप कोर्ट व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अब देखिए इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि आप पहले ऑल्टरनेट रेमेडीज जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत अवेल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सीआरपीसी का ये सेक्शन क्या कहता है, under which no provision in CRPC can limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this court or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे घुमा फिरा के जो कहानी है वो इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में CJI ने ये कहा कि ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म ये है कि जो जब जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ, उनको तो आपने बेल ऐसे दिलवा दी है ना, तो इसमें सीजीआई ने कहा, और क्योंकि वो भी आर्टिकल 32 के तहत ही गए थे, तो सीजीआई ने कहा कि देखिए डिफरेंस है, वो फ्री स्पीच इश्यूज थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक राइट है जिसको हमें बचाना था, उसके तहत हमने बचाया। लेकिन सिसोदिया जी का केस क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है, तो इसलिए सीआरपीसी की जो ऑल्टरनेट रेमेडी है उसके तहत उन्हें जाना पड़ेगा पहले हाई कोर्ट के पास। दैट इज इट, the end. I hope you understand my point.
अब देखिए कुछ हमें यहाँ पे द हिंदू के वेरी 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 इंपॉर्टेंट आरबीआई न्यू पायलट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन्स। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन ऑफ कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या पॉलिटिक्स है क्या इकोनॉमिक्स है, मे बी आपके मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत सारे हमने पॉइंटर्स भी डिस्कस किए हैं। बहुत बार इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं, आर्टिकल्स आए हैं कि किस तरह से कैश इज गॉन अप, ₹30 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन, सो ब्लैक मनी। तो आप उसमें रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे कि ब्लैक मनी बोला गया था तो कितना भी ब्लैक मनी है, फेक मनी बोला गया तो कितना भी है, क्या वो अचीव हुआ भी जो एम्स बोले गए थे, तो वो आप खुद से प्रिपेयर करेंगे और वो आप पढ़ते भी हैं, ठीक है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के समय मैंने आपको ये बताया था, आपको बैंक नोट्स, आपको लीगल टेंडर, आपको कॉइन्स, ये सारी चीजें पता होनी कि कौन इशू करता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। वैसे ही यहाँ पे कुछ कॉइन्स के परस्पेक्टिव से आपको पता चलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हैं वेंडिंग मशीन्स के बारे में तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है जो काफी इंटरेस्टिंग है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, ही हैड स्टेटेड ड्यूरिंग द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के एड्रेस के दौरान उन्होंने कहा है कि देखिए हम बहुत सारे बैंक्स के कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च करने वाले हैं पायलट प्रोजेक्ट को, ताकि हम देखें कि क्या जो QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन है वो कैसे काम करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉइन्स की जरूरत तो बहुत ज्यादा पड़ती है और खुले किसी के पास होते नहीं है। तो शॉपिंग मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे, क्या हम QR बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाल के कॉइन निकालना तो वेंडिंग मशीन है ही ना, ये तो आप जानते हैं। ₹10 का नोट डाला उतने फिर सिक्के आ गए उस हिसाब से, ये सब कुछ आप जानते हैं, 5-5 के 2 सिक्के, ठीक है। वो नहीं कि क्या UPI पेमेंट से हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट, इन सिंपल वर्ड्स द वेंडिंग मशीन वुड डिस्पेंस, वही चीज कि जो भी आपने अमाउंट के कॉइन्स निकालने हैं उतना अमाउंट आपके UPI से डेबिट हो जाएगा, ठीक है, आपके अकाउंट से, इंस्टेड ऑफ फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट जो आप उसमें डालें, ठीक है। तो ये चीज, रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एंड डिनोमिनेशन, जो भी आप जिस डिनोमिनेशन में सिक्का चाहते हैं, ठीक है, उस डिनोमिनेशन में निकलेगा, उतनी क्वांटिटी में निकलेगा। सेंट्रल आइडिया बेसिकली ये है कि ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू कॉइन्स बढ़ाया जाए। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, अब देखिए यहाँ पे एक डिबेट है जो आपके मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में से क्वेश्चन आ गया कि क्या कैशलेस और क्या डिजिटल, हम एक 100% डिजिटल इकोनॉमी की तरफ क्या बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात तो नहीं बढ़ रहे, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, दोनों के प्रोज कॉन्स लिख दीजिए, ठीक है, और बढ़ नहीं रहे हम। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा UPI पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस हमने देखी, कितने लाख करोड़ की एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ आप लिखिए, बहुत अच्छी बात है। UPI में अब सिंगापुर के साथ पे नाउ ने भी कनेक्ट कर लिया है, एवरीथिंग इज गुड, वेरी गुड, बट क्या फीजिबल भी है कंप्लीटली कैशलेस इकोनॉमी इंडिया के केस में? क्या आपको ये नहीं पता कि कितने सारे लोग कैश बेस्ड छोटे छोटे बिजनेसेस चलाते हैं? आपको ये नहीं पता क्या जो दिन की दिहाड़ी मिलती है बहुत सारे लोगों को, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो ये कह देना डिमोनेटाइजेशन से केवल, सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही थी ना डिमोनेटाइजेशन की। और RBI की खुद की रिपोर्ट ने जो 2017 में रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कन्फेस किया इस बात को। कन्फेस क्या, उनका मतलब क्या, गलती तो थी नहीं, पर उन्होंने ये बताया कि अ लॉट ऑफ सेक्टर्स, स्पेशली जो वेज लेबर करते थे, छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे, जो रोज के रोज माल खरीदना देना ऐसे वाले बिजनेसेस करते थे, वो बहुत ही ज्यादा सीवियरली हिट हुए थे। और आज तक डिमोनेटाइजेशन की ऐसी कुछ कुछ रेपरकशंस की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो पाई है। छोटे लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। हम बड़े GDP बढ़ती हुई दिखती, उस पे एक आप जानते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसका कोई अकाउंट नहीं होता, तो वो देख के खुश हो जाना, इट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तो ये सारी चीजें, वैसे यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें मिलेंगी और RBI खुद कहेगी कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी सही थोड़ा है, अभी हम देखेंगे। द प्रपोज मैकेनिज्म फॉर कॉइन डिस्पेंसेशन वुड बी अ डिपार्चर, वही चीज जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाँ, जो अभी कन्वेंशनल मशीन्स हैं कि जो रिलाई करती हैं बैंक नोट्स पे, तो उसको हमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उससे डिपार्चर कर रहे हैं। फर्दर द प्रपोज मशीन वुड एलिमिनेट, तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो फिजिकल टेंडरिंग ऑफ नोट्स हैं और उनकी ऑथेंटिकेशन, क्योंकि पहले क्या हमने देखा था, बहुत सारे जो आप अंदर नोट्स डालते थे वो कॉइन के एक्सचेंज के लिए वो फेक होते थे, और फिर वो चेकिंग भी नहीं हो पाती थी उस समय पे, तो बहुत सारे फेक नोट्स के बदले में कॉइन्स निकाले जाते थे। तो एटलीस्ट ये चीज वुड एंड हियर। दस द मैंडेट टू एलिमिनेट द फिजिकल टेंडरिंग ऑफ, इसीलिए फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स को खत्म ही करने की यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अभी तो 19 लोकेशंस पे ही होगा, 12 सिटीज में पूरे भारत में। तो पर्टिकुलर फोकस ईज एंड एक्सेसिबिलिटी पे है, ओके। रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, मार्केट प्लेसेस, यहाँ पे हम देखेंगे।
आर कॉइन्स सिग्निफिकेंट इन आर इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अगर हम लेटेस्ट आरबीआई बुलेटिन को देखें तो जो टोटल वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन ऑफ रुपी कॉइन्स हैं, दे स्टूड एट ₹28,857 करोड़ एज ऑफ December 30 लास्ट ईयर। तो अगर हम 2022 के दिसंबर के महीने तक का डेटा देखें तो जो सर्कुलेशन ऑफ रुपी कॉइन्स हैं वो ₹28,000 करोड़ के करीब हैं, ठीक है। और हमने पिछले साल यानी कि 2021 के कंपैरिजन में 7.2% का इंक्रीज देखा है। तो आप समझ सकते हैं कॉइन्स कितने सिग्निफिकेंट है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। और जो सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन्स हैं दे रिमेन अनचेंज। स्मॉल कॉइन्स का कितना वैल्यू है, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्मॉल कॉइन्स और रुपी कॉइन्स में डिफरेंस पता हो, ठीक है। आपके अगर प्रीलिम्स में आ गया कि स्मॉल कॉइन्स ये होते हैं, रुपी कॉइन्स ये होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ये शब्द क्या है, पहली बार कभी वहां सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर पर्सपेक्टिव कॉइन्स इन इंडिया आर इशूड इन, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि कॉइन्स कितने कितने डिनोमिनेशंस में इशू होते हैं। 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। 20 रुपए का भी सिक्का आता है, आप जानते हैं, अब आ गया है, पिछले आई थिंक 1 साल हो गया है। कॉइन्स ऑफ अप टू 50 पैसा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, 50 पैसे तक के कॉइन्स को स्मॉल कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। और जो 1 रुपए और उसके ऊपर यानी कि सारे 1 रुपए से लेके वो सारे रुपी कॉइन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो इसीलिए अगर आपको लगता है 50 पैसे का कोई सिक्के ही नहीं है, तो 743 स्मॉल कॉइन्स का यहाँ पे हमने सर्कुलेशन देखा, 743 करोड़ रुपीस। तो आप समझ जाइए, ठीक है। द फिगर्स अबव कुड बी कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 28,000 करोड़ के करीब सर्कुलेशन ऑफ रुपी कॉइन्स है। तो अगर हम यहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स देखें, डिजिटल पेमेंट्स देखें कितनी हुई है दिसंबर 2022 तक, इट स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली ₹9,000 करोड़, ठीक है। तो और साथ में इसमें मोबाइल बैंकिंग भी है, IMPS भी है, यूपीआई भी है, NEFT, सब कुछ मिला के है, ठीक है। द रिलायंस ऑन यूपीआई फॉर डिस्पेंसिंग कॉइन्स इज पर्टिकुलरली नोटवर्दी एंड इट मस्ट बी रिकॉल्ड दैट द पेमेंट्स इंटरफेस फॉर फीचर फोन्स वाज लॉन्च्ड, नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। तो इज इट गोइंग अगेंस्ट डिजिटल कैश, क्या हम डिजिटल कैश, हम जब कह रहे हैं कि CBDC का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है ये वो, तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म तो है कि आप डिजिटल वर्सेस कैश हो गया ये तो, लेकिन कई लोगों ने कहा है देखिए हम इसको ऐसा ना देखें तो अच्छा बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि ओके यहाँ पे जैसे लिखा है कि हमें इसको डॉगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, प्रैग्मेटिकली देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर डिजिटाइजेशन भाई एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं कर रही एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये आरबीआई डिसाइड करेगा ना कि हमें जो भी मीन्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना वो करेंसी को ऑपरेट करने का, वो सॉल्व हो जाए। तो अगर वो इस तरह से हो रहा है तो इस तरह से सही, ठीक है। क्यों, मतलब एक चीज पे अटक गए हैं तो अटक गए हैं, इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, वो आइडियलिज्म होता है, ठीक है, कि नहीं हमने सोचा डिजिटल तो डिजिटल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आपका एक एंड है, तो वो मीन्स आपका जो है उसको थोड़ा सा वेरी करने में कुछ गलत बात नहीं है, तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है। अब देखिए हमें बहुत सारे और आर्टिकल्स को डिस्कस करना है जो आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन बीम थेरेपी आउट ऑफ रीच फॉर मेनी विद कैंसर। देखिए ये चीज मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, हम कैंसर से रिलेटेड जैसे पॉइंट म्यूटेशन थ्योरी आई है, बहुत सारी ऐसे सेल थेरेपीज को डिस्कस कर चुके हैं, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी में क्या डिफरेंस है, लॉट ऑफ थिंग्स राइट, कि क्या होते हैं सिस्टमिक ट्रीटमेंट्स क्या है कैंसर की, ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके इस टॉपिक पे मेंस में एक बहुत फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, यू मस्ट नो व्हाट द रीसेंट डेवलपमेंट्स आर, और हम बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से एक पॉइंट आपके लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं प्रोटॉन बीम थेरेपी ये बेसिकली क्या है, ठीक है। तो अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाता है कि व्हाट इज प्रोटॉन बीम थेरेपी, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो पहली बात तो कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे कई लोग समझते हैं कि रेडियोथेरेपी और प्रोटॉन बीम थेरेपी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी क्या है, पहली बात तो रेडियोथेरेपी भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो
आयनाइजिंग रेडिएशन है जैसे एक्सरेज, इसको यूज किया जाता है ताकि जो मलाइनेंट सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत है ना रेडियोथेरेपी के साथ, ये जो आयनाइजिंग बीम्स होती हैं ना, ये समझ नहीं पाती कि कैंसेरियस सेल्स कौन से हैं और नॉर्मल टिश्यूज या नॉर्मल सेल्स कौन से हैं। तो इसीलिए क्या है, बहुत बारी नॉर्मल सेल्स को भी मार देती है, और ये बहुत हेल्दी टिश्यूज को मार देना, हेल्दी सेल्स को मार देना ऑफकोर्स बहुत बुरी बात है, और इस वजह से काफी साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। ठीक है, रेडियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो इसीलिए यहाँ, और साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि एक बार ही रेडियोथेरेपी शुरू हो गई तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दिक्कतें, बहुत ज़्यादा, स्पेशली बच्चों के केस में। अब बच्चों के केस में क्या है, चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन डायग्नोस हो रहे हैं। यहाँ पे आप डेटा पढ़ेंगे, बहुत सारे चिल्ड्रन डायग्नोस हो रहे हैं, आई थिंक 40,000 के करीब पर साल। ठीक है, तो अगर हम ये प्रोटॉन बीम थेरेपी ले आते हैं तो उससे 1400 के करीब तो हम श्योरली सॉल्व कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम, है ना। पर ऐसा हो नहीं पा रहा, अभी हम देखेंगे। तो अगर हम बच्चों के केस में देखें तो उसमें रेडिएशन थेरेपी, अगर आप ये जो रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, तो अभी चिल्ड्रन के केस में उनका जो शरीर है वो डेवलपिंग फेज में है, राइट। तो वहां पे आप कहीं चीजें अभी डेवलप ही नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीजें सही से, पहले उनको मार दीजिए तो क्या इफेक्ट होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में जो रेडियोथेरेपी के साथ है, वो वहाँ पे एक रिस्क रहता ही रहता है कि जो कैंसराइट माइट डेवलप अगेन लेटर इन लाइफ, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसीलिए वी हैव टू sort of think of something else. Then comes proton therapy. Now proton therapy is also a type of radiotherapy, but here we are using protons instead of X-rays to kill the cancer cells. What are protons? These are positively charged tiny particles. You know very well. ओके, जब हम न्यूट्रिनोज और प्रोटॉन्स के बीच में अभी डिफरेंस देख रहे थे, आई थिंक संडे की न्यूज़पेपर में, तो वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑन इट, राइट। तो आप जानते हैं प्रोटॉन्स को भी एक बीम में डेवलप किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, अगर हम इसको एक कंट्रोल्ड सेट में लेके आए तो लार्ज एक्सेलरेटर्स यूज करके। तो वही हम प्रोटॉन थेरेपी में करते हैं, प्रोटॉन की एक बीम बनाते हैं, ओके, और फिर इससे बेसिकली हम वी ट्राई टू किल द कैंसर सेल्स। तो इसके केस में एडवांटेजेस जो भी हमने नेगेटिव्स अभी देखे ना रिसेंटली रेडियोथेरेपी के बीच में, वो सारे एडवांटेजेस, वो सारे नेगेटिव्स यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाते हैं। पहली बात तो यहाँ पे इट इज़ नॉट हार्मफुल टू द बॉडी, एटलीस्ट 60% अराउंड लेस हार्मफुल है। ठीक है। अगर मैं आपको बहुत प्रिसाइसली बताऊँ ना, तो बहुत सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये क्या करता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आसपास सराउंडिंग सेल्स हैं कैंसर टिश्यू के या कैंसर सेल्स के, वो भी मर जाते हैं रेडियोथेरेपी में। लेकिन ये क्या करता है, जो बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल सामने, मतलब जो ट्यूमर है, ट्यूमर के सामने यानी कि आगे वाली साइड पे, क्योंकि वहां से तो बीम आएगी, उस पर लगेगी, तो थोड़ा बहुत वहां पे डैमेज हो सकता है, पर उधर भी मतलब वेरी लेस, मतलब बहुत ही कम डैमेज होता है। पर जो पीछे है ट्यूमर के, वो तो जीरो डैमेज, वहां पे तो जीरो डैमेज होगा, तो इट्स सेफर, है ना, और बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। ओके, कैंसर पेशेंट्स इन इंडिया, अब आप जानते हैं कि इंडिया में आई थिंक नंबर 2 पे है कैंसर का अभी, जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, और नंबर 1 पे तो हार्ट अटैक ही है अभी भी। कैंसर पेशेंट्स इन इंडिया फेस ट्विन चैलेंजेस, लेकिन जो कैंसर पेशेंट्स हैं भारत के, उनके पास 2 चैलेंजेस हैं अभी तक, है ना। अगर हम उनको प्रोटॉन बीम थेरेपी के तहत ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। पहला तो चैलेंज ये है कि इनफ फैसिलिटीज़ ही नहीं है जो ये ट्रीटमेंट को ऑफर कर रही हैं। दूसरा, कॉस्ट, लैक्स ऑफ रुपीज़ चाहिए आपको। इसीलिए तो कहते हैं कि कैंसर से बचते सिर्फ अमीर लोग हैं, ऐसा कहते हैं, बट वी विश कि ये चीज़ ना रहे। जब एक समय पे ये बोला जा सकता है कि जो राइस है और वीट है, ये रिच मैंस फूड है, और वो आज पीडीएस के माध्यम से, देखिए एनएफएसए 2013 के माध्यम से हर घर में एटलीस्ट गेहूं और चावल तो मिलता ही है, स्टेपल डाइट बन चुकी है भारत की, जो एक समय पे रिच मैंस फूड था। तो वी लिटरली होप, जो ये चीज़ बोली जाती है कि कैंसर से एक बार किसी को हो गया तो केवल अमीर ही बचते हैं, क्योंकि वो बाहर चले जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं दिखता भी है हमें। तो वो चीज़ भारत में चली जाए, है ना, एक दिन। तो लेट्स सी, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। द पीबीटी इज कंसिडर्ड अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू रेडिएशन फॉर ट्रीटिंग सॉलिड ट्यूमर्स। तो ये देखिए, सॉलिड ट्यूमर्स जो हैं, सॉलिड ट्यूमर्स आप समझ रहे हैं, यानी कि ल्यूकीमिया में नहीं यूज कर सकते आप इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ठीक है, जो हेड कैंसर्स हैं, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स और नेक कैंसर्स, उनके लिए सॉलिड ट्यूमर्स, उनके लिए यूज होता है। ठीक है, द प्राइवेटली रन अपोलो हॉस्पिटल, तो अभी क्या है कि केवल अपोलो हॉस्पिटल के पास ही आई थिंक ये फैसिलिटी है। ओके, एंड दे से कि हमने अभी तक 900 पेशेंट्स अपने चेन्नई बेस्ड प्रोटॉन कैंसर सेंटर में ट्रीट किए हैं, जिसमें से 47% लोग ब्रेन ट्यूमर्स के
पीड़ित थे। ठीक है, तो पेशेंट्स विद कैंसर्स ऑफ द प्रोस्टेट, ओवरीज, ब्रेस्ट, लंग्स, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज हैव आल्सो सीन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ रिकवरी थ्रू द थेरेपी। अनलाइक रेडिएशन, तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज प्रूव्ड यूजफुल इन द केस ऑफ यंग वुमेन, क्योंकि यंग वुमेन के केस में जहाँ पे ओवरीज और रिप्रोडक्टिव फंक्शन काफ़ी डैमेज हो सकता है, तो उनके केस में, यंग वुमेन के केस में इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो अपोलो हॉस्पिटल वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। अपोलो हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा सेंटर है पूरे साउथ एशिया में और पूरे वेस्ट एशिया में जो पीबीटी को ऑफर करता है, प्रोटॉन बीम थेरेपी को। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि हम एम्स झज्जर वहां पे लेके आएंगे, ठीक है, पीबीटी को, पीबीटी यूनिट को इंस्टॉल करेंगे, पर अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। देव शेल्व्ड दैट प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लैग देख रहे हैं। और साथ ही में एक और प्रोजेक्ट भी था जो आने वाला था नेशनल हेड्रन बीम फैसिलिटी में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नवी मुंबई में, तो वो भी अभी तक नहीं हो पाया। इट इज नॉट सीइंग द लाइट ऑफ द डे। सो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इतनी इनफ फैसिलिटीज ही नहीं है। एक ही हॉस्पिटल है कि अपोलो हॉस्पिटल, बस, और कोई मतलब प्रोवाइड ही नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी के हम देखे तो 2014 में मनमोहन सिंह जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया था, तब भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ओवर 24,000 पीपल डाई ईच ईयर बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्रीज इन इंडिया। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कैंसर इंसिडेंस केसेस इन 2022 was over 14 lakh, which is huge. ओके, सो यू कैन ऑफ कोर्स स्टार्ट विद दिस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 42 पीबीटी मशीन इंस्टॉलेशन हैं यूएस में। सब यूएस मतलब डोमिनेट करता है, इसीलिए तो लोग यूएस जाते हैं और क्या ट्रीट करवाने जाते हैं। सारे जो फिल्म स्टार्स या किसी को कुछ हो जाता है तो आप देखते हैं। यूरोप में 35 है, जापान में 26 है, चाइना में 7 है, ताइवान में 3 है, साउथ कोरिया में 2 है और इंडिया में 1 ही है। ठीक है, ओके, NBDSA finds several TV programs have violated ethics code। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है कि जो टीवी पे हेट स्पीच फैलाई जाती है, ऐसा जस्टिस KM जोसेफ ने कहा है कि बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जिसमें एंकर जो होता है बायस्ड होते हैं और एक तरफ से पता नहीं जानबूझ के इन्फ्लेमेट करते हैं, जो भी ऐसा जस्टिस KM जोसेफ का कहना है। केस चल रहा है, ठीक है, तो केस ये है ऑफ कोर्स, क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बनाने पे मजबूर हो जाएगी हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए टीवी और बाकी इस तरह के मीडिया के माध्यम से। तो उसी के हम कॉन्टेक्स्ट में ये रिपोर्ट जो आई है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्स एज हेल्ड सर्टेन प्रोग्राम्स, इनका ये कहना है कि कई जो प्रोग्राम्स हुए हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे, जी न्यूज़ पे, वो कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये कोड ऑफ एथिक्स GS4 में आप लिख सकते हैं कि जो हर तरह की चीज़ के लिए कोड ऑफ एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है, पर अभी तक हमने कोड ऑफ एथिक्स IAS ऑफिसर्स के लिए नहीं देखा। कोड ऑफ कंडक्ट है उनके लिए, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स तो एग्जिस्ट करते हैं न्यूज़ चैनल्स के लिए भी, ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी, है ना, तो वाई नॉट हियर, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए न्यूज़ चैनल्स को डायरेक्ट कर दिया गया है कि ये सारी वीडियोस को रिमूव कीजिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। न्यूज़ 18 इंडिया में एक न्यूज़ डिबेट हुई है जनवरी 18 2022, यानी कि 1 साल पहले, जिसमें NBDSA ने बताया है कि जो पूरे प्रोग्राम का जो अंडरटोन था वो रिलीजियस था। ठीक है, डिबेट को शुरू ही इस प्रमाइस पे किया गया कि जो 20% लोग हैं, दे आर गैंगिंग अगेंस्ट हिंदूज कॉन्स्टिट्यूटिंग 80%, यानी कि जो मेजोरिटी है उसके खिलाफ क्यों हम 80% लोगों के खिलाफ 20% लोग भारी होते हुए कैसे देख सकते हैं। और एंकर इसी तरह से कम्युनल ओवरटोन देते हुए इसको शुरू करते हैं डिबेट को। ठीक है, विच इज नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो इसीलिए 50,000 का आप फाइन लगाइए, नो डाउट इवन दोज। ओके, अगर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें, ओके, एज रिगार्ड्स देश नहीं झुकने देंगे विद अमन चोपड़ा लाइव। तो इस शो में क्या हुआ है, एक मर्डर केस को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें मतलब एंकर जिस तरह से डिबेट कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें क्या है कि ब्लेम किसी मर्डरर को, देखिए गुनाहगार को, गुना गलत है ना, और गुनहगार को पकड़िए ना, उसको गलत कहिए, उसका धर्म कहाँ से आ जाता है। तो आप कह रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोग मारते हैं, व्हाई दिस, ये सारी चीजें यहाँ पे इसीलिए फाइन लगाया जा रहा है और हमने यहाँ पे उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स देखी हैं।
Okay, legislator facing disqualification can't attend floor test Supreme Court. Very important. पूरा केस हमने गौतम भाटिया जी का एक एडिटोरियल था द हिंदू में आया था, उसमें डिस्कस किया था डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल। ओके, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। केस क्या था अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो अभी आप जानते हैं महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे फैक्शन और उद्धव ठाकरे फैक्शन का अ सीरीज ऑफ केसेस दे आर गोइंग ऑन सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें क्या हुआ था अगर आपको याद हो, वो पूरी स्टोरी जो हमने समझी थी कि एकनाथ शिंदे जी और साथ में जो उनके कुछ साथ में और लोग थे शिवसेना के ही मेंबर्स, उन्होंने क्या किया था कि अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था। ठीक है, अब रेजिग्नेशन वॉलंटरी है नहीं है ये डिसाइड करने के लिए 10th शेड्यूल आता है, राइट, और वो स्पीकर करते हैं। तो स्पीकर उस समय थे नहीं थे, डेप्यूटी स्पीकर थे। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर ही मूव्ड कि हम इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे क्योंकि वॉलंटरी तो है नहीं, इतनी बड़ी मास डिफेक्शन वॉलंटरी लग नहीं रही। ठीक है, और बीजेपी की तरफ से कुछ हमें यहाँ पे दिक्कत लग रही है, लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर थे उनके खुद के खिलाफ अभी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो फिर इसीलिए वो नहीं ले पाए जो स्टेप लेना था उनको डिस्क्वालीफाई करने का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा वो कोर्ट गए और फिर कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होगा। अब उस फ्लोर टेस्ट में असूलन, क्योंकि आप खुद जो आप इतने सारे लोगों ने जो आपने शिवसेना छोड़ के आपकी खुद की डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन पेंडिंग है, राइट है ना, क्योंकि आपने रेजिग्नेशन फाइल किया है, तो आपने फ्लोर टेस्ट में आके जिस वजह से फ्लोर टेस्ट हो रहा है कि किसके पास मेजोरिटी है, रूलिंग पार्टी के पास, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे जी थे उनके पास मेजोरिटी है भी है कि नहीं है, इसकी नौबत इसलिए आई है इस फ्लोर टेस्ट की क्योंकि आपने रिजाइन किया है। समझ रहे हैं आप, है ना, आपने रिजाइन किया है। तो लेकिन उस सिचुएशन में ही और आप ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो देखिए जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप तो सरकार को गिरा ही देंगे क्योंकि आपने तो किया ही है रिजाइन, और आपका तो मोटिव ही है। ये केस था। ठीक है, तो क्या फ्लोर टेस्ट में जो खुद की डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन जिनकी पेंडिंग है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, और इनफैक्ट फ्लोर टेस्ट की नौबत ही उन डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से आ रही है, उन लोगों की वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इशू था। तो अभी तक वो जो शिवसेना और उनके साथ के एमएलएज हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस जो हैं, और दो स्पीकर अब हैं, वो पेंडिंग ही पड़ी है। ठीक है, ये बात आपको याद होगी। तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि एक एमपी को या एक एमएलए को जो खुद डिस्क्वालिफिकेशन अभी फेस कर रहे हैं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, आप उनको अलाउ कर दें कि वो फ्लोर टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, और है ना, तो और जबकि आप ही की वजह से फ्लोर टेस्ट की नौबत आई है, यही चीज यहाँ पे लिखी है। तो ये तो मतलब दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिन, ये एक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पाप है ये। ठीक है, अगर ऐसा आप होने दे रहे हैं तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। इफ द एंटेसीडेंट रीजंस फॉर द फ्लोर टेस्ट इज बेस्ड ऑन द वायलेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, नथिंग मोर, सब कुछ हम यहाँ पे देख चुके हैं। बाकी अब देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर कुछ पेंडिंग है। यहाँ पे गवर्नर सीएम्स मस्ट हैव अ मैच्योर डायलॉग से सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे बस इतना बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए कुछ ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, है ना, जैसे सीएम है, गवर्नर है, वहां पे मैच्योर स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए आपको, क्योंकि पीपल लुक अप टू यू, इंडियंस एज सिटीजन्स लुक अप टू यू, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो आप ऐसे झगड़े में, मतलब वॉर ऑफ वर्ड्स क्यों हुआ ये केस? पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित जी, उनके बीच में जो बातों की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से कि अभी तक बजट सेशन हो पाएगा कंडक्ट नहीं हो पाएगा, ये तक नौबत आ गई है। तो इसलिए बस यहाँ पे ये बात बोली गई है, ऑन तो बजट सेशन की डेट आ गई है कि कंडक्ट होगा और सही से होगा, गवर्नर ने कह दिया है, बट अभी तक जो बातें हुई वो सही नहीं थी। हैंडपम्प्स, प्लेटफॉर्म्स इन टंकाज सेविंग विमेन्स लाइव्स इन बर्मार। देखिए सुसाइड पे, मेंटल हेल्थ पे, है ना, ये सारी चीज़ें, एसिड अटैक्स केसेस जो हुए हैं, ये इस पे केस स्टडीज भी आ सकती हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी आई है, पहली बार भारत की हिस्ट्री में ऐसी कोई फुल फ्लेश स्ट्रैटेजी आई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है कि कोई भारत में एक्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता था मेंटल हेल्थ का, 2017 का एक एक्ट भी है। इन सारी चीज़ों के चलते हुए सुसाइड एक ऐसी चीज है जो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि क्या एंटी सुसाइड प्रोविजंस होने चाहिए, इस तरह का। देखिए एक उसमें से चीज होती है कि आप क्या करें, आप जो सुसाइड करने के पहले क्या कीजिए, डेटा उठाइए। ठीक है, एक तरीका है, ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और ये तरीका जरूरी नहीं कि बहुत इफेक्टिव है, पर है एक तरीका और काम करता है बहुत हद तक। तो आप क्या कीजिए, आप डेटा उठा के देखिए, पता कीजिए कि देखिए हर तरह की कंट्री में अलग अलग तरीके से सुसाइड होती है। ठीक है, अब यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब क्या है कि अगर किसी को मरना है तो बिल्कुल बिल्कुल साथ में उनके विलेज के
ट्रेन की पटरी होगी तो कई लोग वहां पे जाके मर जाते हैं। अब आपको लगेगा हम क्या ही बातें कर रहे हैं, पर अब समझने की कोशिश कीजिए, अभी आपको समझ आएगा कि हम क्यों ही बात कर रहे हैं इस बारे में। वैसे ही अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे फार्मर्स जो हैं पेस्टिसाइड कंज्यूम करके अपनी जान ले लेते हैं। फिर जो गृहिणी होती हैं, जिन्हें हाउस वाइफ्स या होम मेकर्स, अब उनके केस में क्या होता है यूजुअली, क्योंकि वो घर पे रहती है तो फर्नेल या इस तरह का कुछ कंज्यूम करके, या फिर डेटा ये भी बताता है एनसीआरबी का कि वो क्योंकि घर पे रहते हैं तो पंखे से लटक के, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, सोर्सेज हैं, या फिर ये तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिससे भारत में, है ना, मतलब देखिए, ऑफ कोर्स हर सोसाइटी अलग है। यूएस में किसी और तरीके से सुसाइड होती होंगी, यहाँ से वहां पे खुद को गन मार के हो जाती है, क्योंकि गन सबके घर में पड़ी हुई है, वहां का संविधान गन प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। आई विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो इसे क्या कीजिए, सबसे पहले अगर आपको सुसाइड कम करनी है तो आप इजी एक्सेस खत्म कर दीजिए पेस्टिसाइड्स का। उस पर बड़ी बड़ी वार्निंग लिखी होती है ना कि बच्चों से दूर रखिए, इनसे दूर रखिए, शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, है ना, ऐसी चीजें लिखी होती है। तो इस तरह से क्या करने की कोशिश कीजिए, जो मेथड्स ऑफ सुसाइड है उसे कम करने की कोशिश कीजिए। एक आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अनमोल जीवन अभियान, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है राजस्थान के। कैसे वहां पे देखिए, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ राजस्थान में, हमने देखा था कि सुसाइड जो हो रही हैं विमेन द्वारा, और बच्चों को साथ लेके, जब वो कैसे सुसाइड करती थी, जो टंकास हैं, यानी कि वेल्स हैं या टैंक्स है, उसमें जंप करके अपने, अगर जैसे मैरिटल डिस्प्यूट कुछ हुआ हस्बैंड के साथ या कुछ भी, तो बच्चों को साथ लेके वो उसमें कूद जाती थी। तो इसीलिए बहुत सारी कोशिशें हमने की। टंकास आप जानते हैं, राइट, जो पानी बचाने के लिए भी हम देखते हैं, वाटर कंजर्वेशन मेथड भी देखते हैं राजस्थान के इसमें। तो उसी में डूब के, क्योंकि एक्सेसिबल है ना, पास ही है, हर गांव के कोने में टंका है, ठीक है, रेन वाटर बचाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, पहले हमने कोशिश की कि शायद हम इससे एक पुली, एक चेन इंस्टॉल कर देंगे तो बचाने में, देखिए एक बार जंप करने के बाद बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना डीप होता है। तो इसलिए फाइनली अब क्या किया गया है, उसको कवर कर दिया गया टंकास को, ठीक है, कवर कर दिया गया। ऊपर अब बिल्कुल लाइट वेट पंप्स लगा दिए गए, हैंड पंप्स। इससे क्या होगा कि पानी तो निकालना होता है, पानी निकालना आसान हो गया, ठीक है, और ऊपर पूरा कवर कर दिया एक शटर के थ्रू, तो अब सुसाइड्स भी नहीं होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इफेक्टिव एग्जाम्पल है, जो आप लिख सकते हैं, ओके, कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है। लेट मी जस्ट चेक अगर कोई और यहाँ पे आर्टिकल रह गया है तो। ओके, अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इमरान खान के खिलाफ इशू कर दिया है। क्यों? तोश खाना एक केस में, कि बेसिकली उन्होंने क्या किया था, इन्होंने गिफ्ट्स लिए थे बहुत सारे, है ना, और फिर और बहुत सारी चीज़ें, रिस्ट वॉच वगैरह इनको डिस्काउंट रेट पे मिली थी, और फिर उन्होंने उसको प्रॉफिट करके बेच दिया बहुत हाई प्राइस पे, और फिर उसको बुक्ड प्रॉफिट देयर, है ना। तो इसके केस में इनके खिलाफ, और बाकी 2 और केसेस है उसमें उनको बेल मिल गई है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर क्योंकि अब हमारा नेबर देश है, क्या चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, पॉलिटिक्स क्या चल रही है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चाइना अडॉप्ट्स प्लान टू रिफॉर्म पार्टी एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, कि चाइना की जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने ट्यूसडे को कंक्लूड किया है कि एनुअल मीटिंग को, जिन्होंने अडॉप्ट किया है एक प्लान को, कि हम पार्टी को रिफॉर्म कर देंगे, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म कर देंगे। इनका रिफॉर्म का मतलब होता है और सेंट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, कि सब कुछ एक ही है, लीडर, होल एंड सोल, कोर ऑफ आवर नेशन, लीडर इज एवरीथिंग, यानी कि शी, वही करने की कोशिश की। रिफॉर्म का मतलब केवल यही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब और ज्यादा शी जिनपिंग के लिए आसान हो जाएगा, डायरेक्टली ओवरसाइट किसके लिए मिल जाएगी, गवर्नमेंट बॉडी जो है उनके बिल्कुल निगरानी में रहेंगे, ठीक है। तो अ कम्युनिक रिलीज्ड इन बीजिंग आफ्टर द 3-day बिहाइंड क्लोज डोर्स मीटिंग। तो यहाँ पे अब जो भी इस मीटिंग में हुई है, खैर धीरे 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 सामने आएगा, पर क्लोज डोर मीटिंग थी वैसे ही। तो यही ओवरऑल लीडरशिप को सीमेंट किया जाएगा पार्टी की, और ड्राफ्ट प्लान इज येट टू बी मेड पब्लिक, जैसा कि मैंने बताया। हम यूजुअली देखेंगे कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो कन्वीन होने वाला है 1 हफ्ते के लिए, विच स्टार्ट्स मार्च 5, तब से हम देखेंगे धीरे धीरे, ओके। नथिंग मच यार, वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या होगा, और efforts are needed to deepen institutional reform in key areas and ensure the party's leadership over social modernization becomes more refined in an institutional setup, more
ऑप्टिमाइज्ड इन द डिवीजन। अब देखिए क्या होगा कि और जो हम सोशलाइजेशन, मॉडर्न सोशलाइजेशन कर रहे हैं वो लीडरशिप की निगरानी में हो, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर हो, यूजुअल सोशलिज्म कम्युनिज्म यही कहता है ना, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, है ना, और मोर इम्प्रूवमेंट इन इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म, एफिशिएंट इन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, और ब्ला ब्ला, बस यही सारी चीज़ें लिखी हैं, नथिंग मच हियर। अब देखिए हमें एक स्टैनली जॉनी, अगर आप जानते हैं, अगर आप द हिंदू कुछ समय से पढ़ रहे हैं ना, तो ये कुछ कुछ राइटर्स हैं जैसे सुहासिनी हैदर, स्टैनली जॉनी यूजुअली राइट्स अबाउट यूएस एंड चाइना एंड इंडिया, यू मस्ट नो अबाउट दैट, है ना। और ये कहीं कहीं ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे ऑथर्स हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जिनसे सच में आपको कोई एनालिसिस मिलता है, इधर उधर नहीं चेपा चापी जो जिससे कुछ पता नहीं चलता, बस एवं फॉर द सेक ऑफ एडिटोरियल एक एडिटोरियल लिख दिया, ठीक है। वैसे ही हम इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं, एक्सप्लेन सेक्शन इज़ वेरी गुड, डॉक्टर सी राजा मोहन राइट्स, इससे अगर आप काफ़ी पॉलिटिकल आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं तो सुहास पालेशकर, ही राइट्स रियली गुड। बहुत सारे ऐसे कुछ ऑथर्स हैं, यू शुड कीप एन आई ऑन देम। इंडिया शुड स्टिक टू द मिडल पाथ इन द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। अब देखिए क्या है ना कि आप अपने मिडल पाथ, मध्यम मार्ग, बुद्धिज्म, ऐसे तरह की जो चीज़ें हैं ना, आप काफ़ी लिखते हैं अपने GS4 में। तो उसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है जो मध्यम मार्ग G20 की प्रेसिडेंसी में भारत ने लिया, जॉइंट कम्युनिक या जॉइंट स्टेटमेंट हम नहीं अचीव कर पाए, तो चेयरमैन ने, हमने यानी कि हमने क्या किया, हमने सेपरेट दोनों की स्टेटमेंट्स निकाल दी, रशिया चाइना की एक जगह, वेस्ट की एक जगह, ये था मध्यम मार्ग, और ये इंडिया ने मास्टर कर लिया। ये एग्जाम्पल है जो आप लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है ना कि ग्लोबल ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबल डिसऑर्डर इज द वर्ड यू शुड बी मेंशनिंग। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इस पूरे एडिटोरियल का जिस्ट बताऊं तो यही है कि इस पूरे ग्लोबल डिसऑर्डर में इंडिया का ये मध्यम मार्ग ही हमारे लिए सही साबित होगा हर तरह के एक्शंस के लिए। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने दो ट्रांजिशंस देखे। पहले आ गया बायपोलर वर्ल्ड क्योंकि यूएस और सोवियत यूनियन आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो हमने यूनिपोलर वर्ल्ड देखा जिसमें यूएस होल एंड सोल था, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड ट्रांजिशन मोस्ट प्रॉब्ली, ऐसा ऑथर कहते हैं, देख रहे हैं जिसमें क्या है, मल्टीपल पोल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्वेजन कर रहा है सोवियत यूनियन, रशिया इन्वेजन करके दिखा रहा है मैं अभी भी पावरफुल हूँ। चाइना इज राइजिंग, चाइना इज डिक्लाइनिंग टू बेंड किसी के भी सामने। और भी बहुत सारे पोल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे भारत, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये इससे हमें पता चल रहा है एक और ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, ओके। तो वही सारी, और हम वेलकम करते हैं इस तरह की मल्टीपोलैरिटी को, हम सारे देश, रशिया चाइना इंडिया, ओके। पर क्या देखिए, और साथ ही में हमें ये भी पता है कि यूएस भी डिक्लाइन पे है, यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन पे है। क्यों? क्योंकि अब वो मैनिपुलेट या शेप कर नहीं पा रहे जियोपॉलिटिकल आउटकम्स को अपने पार्ट पे, तो दैट इज ऑन डिक्लाइन। और साथ ही में हमने अफगानिस्तान में से उनकी जो ट्रूप विड्रॉल देखी, उसने भी दिखाया कि इतने सक्षम है नहीं अब ये, ठीक है। तो ये चेंजेस, इन सारी चेंजेस ने वर्ल्ड को एक फ्लक्स में छोड़ दिया है। देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी किस डायरेक्शन में वर्ल्ड अब जा रहा है, तो इसीलिए पॉलिसी मेकिंग जो है भारत जैसे देशों के लिए और डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन बात क्या है, नॉन अलाइनमेंट। देखिए कई लोग कहते हैं नॉन अलाइनमेंट, जैसे कि ऑथर कह रहे हैं, दिस इज द ऑथर्स वर्ड, है ना, कि नॉन अलाइनमेंट को बहुत लोग कहते हैं नेहरू जी की आइडियलिज्म था। लेकिन नॉन अलाइनमेंट का कभी वो मतलब था ही नहीं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है, भारत हमेशा से स्मार्ट है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब है अब नेशनल इंटरेस्ट। तो देखिए अगर सोवियत यूनियन के साथ बातचीत करना, दोस्ती करना, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करना नॉन अलाइनमेंट है, तो वो नॉन अलाइनमेंट है, क्योंकि वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट है नहीं है कहीं से, पर हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट है। तो वही चीज, तो देखिए वही सेम नेहरू थे जिन्होंने चाइना को मना कर दिया था, जब चाइना ने कहा कि अफ्रो एशियन सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश करते हैं परमानेंट, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो हमने कहा नहीं, ये तो एक ब्लॉक बना देगा, और ब्लॉक की चीज़ के तो हम खिलाफ है, तो एक और थर्ड ब्लॉक बना के रख देगा। लेकिन वही नेहरू थे जिन्होंने 1960s के समय पे नॉन अलाइनमेंट को एक मूवमेंट बना दिया। तो वो भी तो ब्लॉक बनाने के बिल्कुल इक्वली था, थर्ड पार्टीज का ब्लॉक ही तो था वो। तो इसका मतलब ये है कि प्रैग्मेटिज्म था तब भी, आइडियलिज्म नहीं था। ये ऑथर ये कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट नहीं, एक ऐसी चीज है, आप कितना भी इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर उसी ने हमें बचाया हुआ है। अगर सोचिए कि ये प्रेसिडेंट नहीं होता तो हमारे दिमाग में कैसे आता कि नॉन अलाइनमेंट जैसा कुछ है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं, ओके।
तो प्रेजेंट टेंस, अब अगर हम प्रेजेंटली बात करें, बट इन मेकिंग चॉइसेस इंडिया फेसेस एंटायरली, लेकिन अभी का समय थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम कोल्ड वॉर के एरा से देखें, अभी का समय इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पहली बात तो उस समय हम किसी के भी राइवल नहीं थे, ना यूएस के राइवल थे, ना सोवियत यूनियन के राइवल थे। इस जगह चाइना हमें थोड़ा इरिटेट करता है और चाइना हमारे बॉर्डर पे आके बहुत बदतमीजी करता है। तो ऐसा हो सकता है मे बी हम यूएस के ब्लॉक में एंटर कर जाएं और उनके तरफ काफ़ी टिल्ट हो जाएं। लेकिन अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है क्योंकि रशिया भी हमारा दोस्त है। अब रशिया हमारा दोस्त है तो, और रशिया को सबने आइसोलेट कर दिया है, चाइना एकमात्र उसका दोस्त निकल के आ रहा है यहाँ पे जिसने उसको पनाह दी है। तो हम काफ़ी डरते हैं कि जो हमारा सबसे पुराना दोस्त है कहीं वो चाइना के पास ना चला जाए, और चाइना हमारा दुश्मन है। तो इन सारे सिचुएशंस में बेसिकली हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, ये ऑथर बेसिकली यही चीज़ कहते हैं। ओके, और कुछ भी यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।